अम्ल, क्षार और लवण। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इनके बारे में परिचय हम जैसे प्राप्त करते हैं कि जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं हम उनके गुण के आधार पर उनको वर्गों में रखते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन क्षार है और कौन सा लवण है। प्राचीन समय में देखा जाता था, पहले परिभाषा थी कि जो खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। तो पहले तो उपस्थिति सिरका थी, नींबू था, इमली थी, इन्हीं के द्वारा ही पता चलता था कि अम्ल है। उनके स्वाद के अनुसार ये पता चलता था कि ये अम्ल है या नहीं। जैसे कि हम कभी कभी देखते हैं कि जैसे कि भोजन में खट्टा होना या कड़वा होना, ये उसमें उपस्थित अम्ल और क्षार के कारण होता है। तो दैनिक जीवन में हम जो उपयोग करते हैं, जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं, जो दैनिक जीवन में हम अनुभव करते हैं, उन्हीं के में हम पढ़ेंगे आपको अम्ल, क्षार और लवण। तो परिचय में हमने आपको बता दिया कि यौगिकों को उनकी पहचान के लिए अम्ल, क्षार और लवण में हम विभाजित करते हैं और कैसे। अब परिभाषा देखते हैं कि अम्ल क्या होती है। अम्ल की पहचान हम कैसे करते हैं। जैसे कि अम्ल है, एसिड, इनकी पहचान खट्टे स्वाद और लिटमस प्रभाव से की जाती है। मतलब जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, तथा ये लिटमस प्रभाव का मतलब ये होता है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल की परिभाषा यही होती है कि जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू खट्टा होता है, इमली खट्टी होती है, सिरका आपका खट्टा होता है। तो नींबू में जो पाया जाता है अम्ल, उसे कहते हैं हम साइट्रिक एसिड, और जो आपका इमली में पाया जाता है उसे हम कहते हैं टॉर्ट्रिक एसिड, और सिरका में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। लेकिन आर्हेनियस के अनुसार, इससे पहले भी देखें तो ये होता है कि HCl और HNO3 मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इनकी जो खोज हुई ये 11वीं शताब्दी के बाद हुई थी, या 11वीं शताब्दी के बाद हुई। तो इससे पहले भी जो हम देखते थे वो उनके स्वाद के अनुसार हम अनुभव करते थे कि खट्टे हैं तो अम्ल हैं। आइए आगे देखते हैं। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हैं। आर्हेनियस ने अपने अनुसार 1884 में आयनन सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस की परिभाषा जो है वो आयनन सिद्धांत पर है। आर्हेनियस ने आयनन सिद्धांत के अनुसार पर 1884 में अम्ल की जो परिभाषा दी वो कुछ अलग थी पहले की तुलना में। उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ आयन देते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहेंगे, ये आर्हेनियस ने कहा। और एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका जो जलीय विलयन है HCl, अगर हम इसको देखते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन H+ और क्लोरीन आयन दो में टूट जाता है। तो उन्होंने परिभाषा को सिद्ध करके भी दिया। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नाइट्रिक अम्ल जो है इसका जो जलीय विलयन है ये हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन NO3 आपका क्या होता है, नाइट्रेट आयन में टूट जाता है। अर्थात हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। आगे की परिभाषा कि आर्हेनियस के बाद हाइड्रोजन आयन जो होता है ये जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। ये जल का अणु क्या होता है H2O, ये जल के अणु के साथ संयोग करके, जुड़ करके हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O+, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। H+ आपका हाइड्रोजन आयन है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ये आपका हाइड्रोजन आयन है, ये आपका वाटर है, जल है। ये जो है परस्पर आपस में संयोग करके क्या देते हैं, जल अणु, ये हाइड्रोजन आयन और जल के अणु से संयोग करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम है H3O+, इसको हम लिख भी सकते हैं, ये क्या है आपका हाइड्रोनियम आयन।
नेक्स्ट, और अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अब परिभाषा भी यहाँ से आप एक निकाल सकते हैं, आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं H+। अब अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O+ आयन देते हैं, मतलब हाइड्रोनियम आयन देते हैं। एग्जाम्पल में ये आपका है हाइड्राक्लोरिक अम्ल, हाइड्राक्लोरिक अम्ल HCl, ये आपका है जल। हाइड्राक्लोरिक ये जो उत्क्रमणीयता का चिन्ह है, रिवर्सेबल का, कि मतलब रिएक्शन बैक और फॉरवर्ड दोनों हो सकती है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को प्राप्त किया जा सकता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को प्राप्त किया जा सकता है। ये चिन्ह होता है रिवर्सेबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो हाइड्राक्लोरिक अम्ल जल से अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन, ये आपका हाइड्रोनियम आयन और ये आपका क्लोरीन आयन, इसमें आपका विखंडित हो जाता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जल से संयोग करता है, संयोग करने के पश्चात हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन के रूप में बढ़ जाता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है आपका अम्ल है, जलीय विलयन H2O, जलीय विलयन के साथ क्या देते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ये भी आपका प्रूफ हुआ। देन हम देखते हैं कि क्षारक क्या है। अगला आता है कि क्षारक कैसे कहते हैं और हम क्षारक किसे कहते हैं। तो क्षारक क्या होते हैं, इसको आइए ध्यान दीजिए कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में, पहली बात तो क्षार होना चाहिए, साथ में उसका जलीय विलयन हो, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH- निगेटिव चार्ज आयन देते हैं। जैसे कि ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। कहने का मतलब कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, सोडियम आयन N+OH, हाइड्रोक्सिल आयन आपका मिल गया। ये आपका है नौसाधर NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम मतलब इसमें टूटा और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट गया, तो मतलब OH- आयन को जो देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। और वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात ऐसे क्षार जो जल में घुल जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वो कहलाते हैं आपके क्षार, बेस। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि क्षारक की और हम कैसे पहचान करते हैं। तो जब हमने अम्ल में पढ़ा था वहाँ पर हमने बताया था कि स्वाद और उनके लिटमस प्रभाव से हम चेक करते हैं। तो इसमें भी है कि क्षारक जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, अर्थात लाल लिटमस पेपर के साथ नीला रंग देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, आपके क्षारक कहलाते हैं। फिर उसके बाद इसी में एक चीज़ आती है कि गंधीय सूचक क्या होता है, कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारकीय होती है। तो ऐसे माध्यम जिनका मतलब कि अम्ल और क्षार में गंध मिलती ही ना हो, वो गंधीय सूचक कहलाते हैं। ऐसे माध्यम को हम गंधीय सूचक कहते हैं। तो अम्ल, क्षार, ये आपका इस टॉपिक में खत्म हुआ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि अम्ल और क्षार, जो अम्ल और क्षार होते हैं, अब हम उनकी कराएंगे परस्पर अभिक्रियाएं। उसमें पहला नंबर जो हम देखेंगे कि अम्ल और जो क्षार होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। फिर अम्ल क्षार की धातुओं के साथ हम अभिक्रिया देखेंगे, अम्ल क्षार की धातुओं की अभिक्रिया हम इसके बाद आगे चलेंगे। फिर हम देखेंगे आगे अम्ल और क्षार ये परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। अम्ल और क्षार अभी अलग अलग हैं, अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल भी बनाएंगे जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था आपको अम्ल और क्षार, उसके आगे आता है कि अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया, कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं या क्षार होते हैं, दोनों जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, साल्ट और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो अम्ल एवं क्षारक धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और
हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जिंक सॉलिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वरस मतलब जलीय विलयन। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ये आपका हुआ धातु और ये आपका हुआ अम्ल। जब अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण, तो जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट आपका क्या बना, लवण। ये Zn जो है, जब H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल को आप जब तोड़ोगे तो ये H इधर प्लस और SO4 माइनस, और आपका जो जिंक है ये प्लस आयन है, तो जिंक प्लस आयन जो है वो सल्फेट के साथ मिल करके जिंक सल्फेट बना लेगा। बचा जो आपका H2 है ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएंगे। फिर क्षार क्या है, क्षार धातुओं से विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षार आपका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, यह आपका क्षार है। धातु आपकी जिंक है, इसके साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका बनता है आपका ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, जिंक के साथ, तो ये आपका क्या बनाएगा, ये है आपका सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त हो जाती है। फिर है आपका अगला नेक्स्ट है कि जो धातुएं होती हैं, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन्हें धातु बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, मतलब इनकी अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अम्ल एसिड्स के साथ क्रिया कराई जाती है तो लवण, साल्ट और वाटर, जल, इसके साथ साथ CO2 गैस निकलती है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए हैं कि आप क्या लिखा है, Na2CO3, यह आपका है सोडियम कार्बोनेट, और ये आपका क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है और सल्फ्यूरिक अम्ल आपका जलीय फॉर्म में है, तो Na2, ठीक है, ये और Cl, इस पर प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज अट्रैक्ट होंगे आपस के में और जुड़ेंगे, तो ये बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। ये सोडियम क्लोराइड आपका कहलाएगा लवण। और आगे आपका यहाँ पर बचता है ऑक्सीजन, ये बचता है हाइड्रोजन, ये आपस में मिलकर जल बना लेते हैं, और साथ में आपके यहाँ पास CO2 बचा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गई। अब आप संतुलित कर लीजिए कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये जो हमारा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट है क्या बराबर है, सोडियम 2 है, 2 सोडियम है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, 2 क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 1 है C, तो C यहाँ पर 1 है कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो 1 ऑक्सीजन जल के साथ चला गया, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या आपकी संतुलित है। अगला लेते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, इसकी हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस आपस में लब करेंगे और सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। आपका बचेगा यहाँ पर 1H, यहाँ पर 1H, 2H हो जाएगा, ये वाटर आपका CO3 में से 1 चला जाएगा, तो ये H2O आपका जल बन जाएगा और बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका मुक्त हो जाएगी। अगला जो टॉपिक आता है आपका वो आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार क्या करते हैं, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, एसिड बेस कन्वर्ट टू सॉल्ट एंड वाटर, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो जलीय विलयन है NaOH, ये आपका क्या है, क्षारक है, और HCl क्या है आपका, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो Na+Cl- फिर अट्रैक्ट लोन, सोडियम क्लोराइड बना आपका, ये आपका लवण हुआ। बचा इधर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इधर OH- हाइड्रोनियम आयन बचा, इसको हम ले करके कर देंगे H2O जल। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट हम आते हैं कि अम्लों के साथ, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से जब अभिक्रिया कराई जाती है, किसके साथ, अम्लों की जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है। अम्लों की जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ जब परस्पर संयोग क्रिया करके करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। आइए आगे देखते हैं, यहां पर है CuO, कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ये आपका है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जलीय विलयन करके ये जब अभिक्रिया करते हैं तो आगे चलकर ये क्या बनाते हैं, आपका क्या है, CuO, कॉपर ऑक्साइड है आपका, और अभिक्रिया किससे कर रहा है, HCl से, अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये बनाएगा Cu, और ये जो Cl है ये प्लस फॉर्म में है, Cl माइनस फॉर्म में है, ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड बना लेगा CuCl2, इसको हम कहते हैं कॉपर सेकेंड क्लोराइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड बनाता है। ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड आपका क्या कहलाएगा, लवण, और आपका H2O जल प्राप्त होता है। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कराइए, जब क्षारकों के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है। आपका क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षारक है, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराए जा रहे हैं, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। CO2 गैस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपका लवण है और ये वाटर। दूसरी ले लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 गैस प्रवाहित की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो ये क्या बनता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, लवण है, और H2O क्या है आपका, जल है। तो जब क्षारक, पहले हम क्षारों की अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया और अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया देख चुके हैं। अब हम आते हैं pH मान पर। pH मान क्या होता है, अम्ल और क्षार में pH मान का भी जिक्र है। अम्ल और क्षार अब खत्म हो रहा है, लवण की बारी आएगी अब। तो pH मान क्या होता है, तो एक वैज्ञानिक हैं सोरेनसन, उन्होंने इसको परिभाषित किया और बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक माइनस लॉग बेस 10 को उस विलयन का pH मान कहते हैं। pH = माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन इक्वल टू, आप इसका व्युत्पन्न कर सकते हो, माइनस और प्लस में लाना है तो आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, मैथ में आपने पढ़ा होगा व्युत्पन्न, लॉग बेस 10 1 हाइड्रोजन आयन। तो pH का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के, ये जो pH का मान है ये उसमें उपस्थित, किसमें उपस्थित, हाइड्रोजन आयन। pH का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रता के लघुगणक के बराबर होता है। ये हुआ उसके मोल सांद्रता के लघुगणक के बराबर होता है, या pH का मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के, ये जो pH का मान होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण अर्थात pH का मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के बराबर होता है। अब pH मान नापने के लिए एक स्केल होता है, हम स्केल को बना दे रहे हैं कि ये स्केल है आपका, ये pH की वैल्यू 7 से ऊपर 14, 7 से नीचे 0। अगर pH की वैल्यू किसी भी के साथ है
तो वो उदासीन कहलाएगा। और यदि pH का मान 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारक कहलाएगा, मतलब उसमें OH की मैक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। और यदि pH का मान 7 से कम है तो अम्लीय कहलाएगा। अम्ल के लिए pH का मान 7 से कम होता है, जबकि क्षार के लिए pH का मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन के लिए pH का मान 7 होता है। अम्ल तथा क्षार की प्रबलता, अम्ल और क्षार की प्रबलता की, अम्ल और क्षार प्रबल हैं कि दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है कि प्रबल अम्ल है कि प्रबल क्षार है कि दुर्बल क्षार है। तो अम्ल और क्षार की जो है प्रबलता और दुर्बलता जो हम चेक करते हैं वो उनके जलीय विलयन में क्रमशः, अगर अम्ल प्रबल है तो हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक होगी, और यदि क्षार प्रबल है तो हाइड्रोक्साइड आयन की प्रबलता अधिक होगी, और दुर्बल है तो हाइड्रोजन आयन कम होगा, और दुर्बल क्षार है तो हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा। इनकी संख्या पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल वे अम्ल, कैसे अम्ल? ऐसे अम्ल, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। ऐसे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनित होना या वियोजित होना दोनों बात एक ही है। वो हो जाते हैं H+ या H3O, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में है आपका H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और HCl इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और HNO3 इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब H2SO4 है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान है। H2SO4 है, एक्वेरस फॉर्म में है, ये 2H+ एक्वेरस और SO4 ये हाइड्रोजन आयन है। 2H+ क्या है? ये हाइड्रोजन आयन, और SO4 2- जो एक्वेरेट में है इसे हम कहते हैं सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। तो ये जो उदाहरण है ये प्रबल अम्ल का है। क्यों है? क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, तो ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहा है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं इनको भी देख लीजिए। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित या वियोजित, पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में दुर्बल अम्ल लिखा है हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH। उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में कि हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपका है हाइड्रोजन साइनाइड, अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है। H+ हाइड्रोजन आयन और Cn- साइनाइड आयन, साइनाइड आयन के रूप में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। फिर आता है आपका प्रबल क्षार क्या होता है। प्रबल क्षार परिभाषा देख ले रहे हैं कि वे क्षारक या प्रबल क्षारक, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं या जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं और उनमें हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन की अधिकता हो, बाहुलता हो, तो वहाँ पर वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आदि। एग्जाम्पल में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। जब हम इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में है तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम आयन है और ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, ये माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में टूट जाता है। पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो पोटेशियम है और ये जो हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड आयन, ये प्रबल क्षारक के रूप में कार्य करता। दुर्बल क्षारक क्या होता है कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित, पूर्णतः जल में आयनित और वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षारक कहते हैं और ऐसे क्षारकों को हम दुर्बल क्षारक की श्रेणी में रखते हैं। उसमें आपका है नौशादर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम नौशादर कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन करते हैं तो एल्युमिनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है,
ये क्या कहलाता है आपका दुर्बल क्षारक कहलाता है। इसी में एक चीज और आती है कि क्षारक की अम्लीयता हम कैसे चेक करें। तो क्षारक की अम्लीयता कैसे पहचानने के लिए हम परिभाषा है कि किसी क्षार के एक अणु में उपस्थित प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन की संख्या उस क्षारक की अम्लीयता कहलाती है। जैसे देखिए उसमें उपस्थित क्या है, NH4OH है तो ये 1 है, यहाँ KCN है तो मतलब साइनाइड आयन एक ही है तो इसकी अम्लीयता 1 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो इसकी जो अम्लीयता होगी वो 2 होगी। ये है आपका आयरन फेरस हाइड्रोक्साइड और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी 3, तो इनकी 3 अम्लीयता होगी, इनकी 2। अमोनियम हाइड्रोक्साइड नौशादर और पोटेशियम साइनाइड की अम्लीयता 1 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता 2 है और फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीयता 3 है। तो पीएच मान, अम्ल क्षार की प्रबलता एवं उनकी दुर्बलता के बारे में हम देखा। हमने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया, बचता है लवण। अम्ल और क्षारक पर काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई। अब आता है नेक्स्ट आगे टॉपिक लवण। साल्ट किसे कहते हैं। इससे पहले अभी आपने लवण बनाना सीखा था उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। तो अब हम बेसिकली लवण पढ़ेंगे कि साल्ट होता क्या है। तो लवण की परिभाषा होती है कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन, इसके अतिरिक्त कोई अन्य धन आयन या हाइड्रोक्सिक आयन के अतिरिक्त OH माइनस के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो तो लवण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यह जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को जब आप जल में घोलते हो तो क्या प्राप्त होता है। ZnSO4 उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो जिंक टूट जाता है अपने सॉलिड फॉर्म में और सल्फेट अपने फॉर्म में टूट जाता है। जिंक के ऊपर भी +2 चार्ज है, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट इसी तरीके से एग्जांपल अगर देखेंगे लवण में हम तो सोडियम क्लोराइड, नौशादर, अमोनियम क्लोराइड, अपर सल्फेट और ये आपका बनता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 आदि हैं जिनको हम आप तोड़ोगे तो वैसे ही आपको प्राप्त होगा। जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड को ले लीजिए NaCl, इसको आप करेंगे Na+Cl- के रूप में विखंडित हो गया। कहने का मतलब कि H+ आयन हाइड्रोजन आयन और OH- आयन, इसके अतिरिक्त ये और ये 2 आयन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त जो आयन प्राप्त होते हैं, इसके अतिरिक्त धन आयन और ऋण आयन जो प्राप्त हो वो आपका लवण कहलाएगा। फिर इनके टाइप्स कितने होते हैं कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली लवण 1, 2 अम्लीय, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण और संकर लवण, 5 तरीके के होते हैं। तो पहले लवणों के निर्माण हम देखते हैं कि इन लवणों का हम निर्माण कैसे करते हैं। जैसे आपने भी पहले पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं। हमने धातु ऑक्साइडों के साथ अम्लों की क्रिया कराई थी, ठीक है, और उसके बाद धातु ऑक्साइडों को क्षारकों के साथ भी क्रिया कराई थी, तब भी आपको जो प्राप्त हुआ था लवण जल आपको वो वहाँ पर बताया गया था। अब यहाँ अलग से लवणों के बारे में है। तो लवणों का निर्माण कैसे होता है, तो धातु अम्ल या उनके ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके। अब धातु अम्ल, धातु ऑक्साइडों, धातु कार्बोनेट भी ले सकते हो आप, उनके अभिक्रिया करने पर आपको लवण प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि जिंक धातु है आपकी, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका क्या है, ये आपका है धातु और क्षार है। ये इसके साथ अभिक्रिया करके क्या करेगी, ये इसके साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी। इसी तरीके से ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करा दीजिए हम लोग की। यह है आपकी कैल्शियम ऑक्साइड,
धातु के साथ अभिक्रिया कराई तब भी ये जो जिंक सल्फेट बना ये आपका लवण था। यहाँ कैल्शियम क्लोराइड जो बना ये आपका लवण है, हाइड्रोजन गैस है। तब जब धातु ऑक्साइड हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है और इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराई जा रही है तो कैल्शियम क्लोराइड लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। फिर हम देखते हैं कि अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, ये अम्ल और क्षार आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ रखा है कि अम्ल और क्षार परस्पर करके लवण और जल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अम्ल और क्षार जब भी अभिक्रिया करेंगे लवण बनाएंगे। जैसे कि ये क्या है, आपका अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड आयन है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव आयन वाला है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। तो ये आपका क्या हुआ, अम्ल है और ये आपका क्या है, क्षारक। तो अम्ल और क्षारक जब संयोग करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं और जल आपका बनता है। अब इन लवणों के प्रकार कितने होते हैं तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला है सामान्य लवण। कि सामान्य लवण कौन से होते हैं, परिभाषा देख लीजिए। वे लवण जो अम्ल तथा क्षारक, किसमें, अम्ल तथा क्षारक के पूर्ण उदासीन से प्राप्त होते हैं। मतलब सामान्य लवण वे होते हैं जो अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीन से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम सामान्य लवण कहते हैं। आयनन सिद्धांत के अनुसार पर अम्ल और क्षार की परिभाषा भी आपने पढ़ा था, तो आर्हेनियस ने आयनन सिद्धांत के अनुसार पर ही उनकी परिभाषा दी थी। तो आयनन सिद्धांत के अनुसार पर हम लवणों के प्रकार को देखते हैं, सामान्य लवण की परिभाषा देखते हैं। सामान्य लवण वे होते हैं, आयनन सिद्धांत कहता है कि सामान्य लवण वे लवण होते हैं जो जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धन आयन व एक ही प्रकार के ऋण आयन दे लेते हैं। एक ही प्रकार के धन आयन देंगे और एक ही प्रकार के ऋण आयन देंगे, वे लवण सामान्य लवण कहलाएंगे। यह है आपका Na2SO4 सोडियम सल्फेट, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। 2NaSO4 ये आपका सोडियम धातु है, ये आपका सल्फेट धातु है, सल्फेट आयन है। ये आपका सोडियम आयन है और ये आपका सल्फेट आयन है, आप लिख सकते हो सोडियम आयन सल्फेट आयन। फिर आपका ये K2Cr2, ये पोटेशियम कार्बोनेट। K2Cr2 इसको आप देखेंगे उत्क्रमण अभिक्रिया, ये पोटेशियम आयन और कार्बोनेट आयन के रूप में खंडित हो जाता है। ये आपका हुआ सामान्य लवण। दूसरी आपकी परिभाषा आती है अम्लीय लवण क्या है। तो अम्लीय लवण के बारे में देख लीजिए। ऐसे लवण या ये लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा विस्थापन से बनते हैं। कैसे बनते हैं ये बनते हैं प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के धनायन के विस्थापन के द्वारा ये बनते हैं। जैसे कि H2SO4 है, इससे हम क्या बनाते हैं, सोडियम बाई सल्फेट बनाते हैं कि नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का धन आयन विस्थापित हो रहा है कि नहीं इधर साइड। तो इसी तरीके से ये क्या है, H2CO3। फिर इसको कैसे हम बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेते हैं। तो ये होता है अम्लीय लवण का उदाहरण। तो ये लवण जल में, अम्लीय लवण जो होते हैं जल में दो प्रकार के धनायन देते हैं। अम्लीय लवण जल में दो प्रकार के धनायन देते हैं। दो प्रकार के धनायन का मतलब क्या है, एक तो लवण वाला तो देगा ही, एक तो हाइड्रोजन आयन देता है और ये आपका सल्फेट आयन है, टूट जाता है। जैसे कि ये सोडियम बाई सल्फेट है, एक हाइड्रोजन लगा है, बाई लग जाएगा। सोडियम बाई सल्फेट है तो Na+ हाइड्रोजन प्लस और सल्फेट 2 चार्ज। एक चार्ज क्यों नहीं करते, एक 2 चार्ज सोडियम पर है। रिएक्शन बैलेंस कब होगी, जब उसकी संयोजकता वैलेंसी क्लियर होगी तभी तो रिएक्शन बैलेंस होगी। इसी तरीके से NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, Na हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम आयन हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन के रूप में टूट गया। इन लवणों के किसके, अम्लीय लवण की बात की जा रही है।
अम्लीय लवणों का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। अम्लीय लवणों का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। अब हम इसके आगे जो पढ़ेंगे क्षारकीय लवण पर आते हैं। अम्लीय लवण का जस्ट देन उल्टा कर दीजिए, क्षारकीय लवण हल्का। क्षारकीय लवण की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी क्षारक के समस्त, अम्लीय लवण में क्या पढ़ते थे, जब किसी अम्ल के समस्त हाइड्रोजन आयनों का धनायनों द्वारा विस्थापन नहीं होता, उसमें आप वो पढ़ते थे, यहाँ आप दूसरा पढ़ रहे हैं जो कि क्षारकीय लवण है। तो जब किसी क्षारक के समस्त OH माइनस आयनों का ऋण आयनों द्वारा विस्थापन नहीं होता है तो क्षारकीय लवण बनते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। FeOH का थ्राइस, फेरस हाइड्रोक्साइड, फिर है आपका PbOH का ट्वाइस आदि। ये जो लवण होते हैं, ये लवण जलीय विलयन में दो प्रकार के आयन देते हैं। अम्लीय लवण भी जलीय विलयन में दो प्रकार के आयन देता था, एक तो हाइड्रोजन आयन खुद देता था, दूसरा एक धन आयन और भी देता था। इसी तरीके से क्षारकीय लवण में ये भी अपने जलीय विलयन में दो प्रकार के आयन देगा, एक तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और ऋणात्मक आयन देगा। PbOH NO3 रिवर्सिबल रिएक्शन, Pb डबल चार्ज प्लस लेड का लेड ऑक्साइड और OH हाइड्रोक्साइड आयन और ये नाइट्रेट आयन के रूप में। ये सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, FeOH का ट्वाइस Cl, ये आपका एक यौगिक है। ये आप किस में टूटा, Fe3 प्लस में 3 चार्ज हो गया ना पॉजिटिव, तो 3 निगेटिव चार्ज भी होने चाहिए, क्योंकि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो 2H, 2 हाइड्रोक्साइड आयन और एक क्लोरीन आयन के रूप में टूट जाता है। आगे, इन लवणों का जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारकीय होता है। क्या होता है? क्षारकीय होता है। अम्लीय लवण में क्या पढ़ा था कि इन लवणों का जलीय विलयन H+ आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है, और क्षार में क्या पढ़ेंगे क्षारक में कि इन लवणों का जलीय विलयन हाइड्रोक्सिल आयनों की उपस्थिति के कारण क्षारकीय होता है। क्षारकीय लवण के बाद हम द्विक लवण पढ़ते हैं कि द्विक लवण से समझ ही जाइए कि दो लवण के संयोग से जो बनेगा वही द्विक लवण होगा। एक ही प्रकार के दो सामान्य लवण, कैसे? एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को किसी विशेष अनुपात में, जलीय विलयन को एक विशेष अनुपात में मिलाकर क्या करने पर, क्रिस्टलित करने पर, एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को किसी विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलित करने पर एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है। क्या होता है? एक नए प्रकार का लवण प्राप्त होता है, जिसे हम द्विक लवण कहते हैं। ये आपका क्या है? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ये आपका है एल्युमिनियम सल्फेट। Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O क्यों लिया गया द्विक लवण में? जब दो लवण लिए गए तो इनको जो है अब इनके जलीय विलयन में इनको हम डालेंगे। तो K2SO4 Al2SO4 का जो थ्राइस है, इनके अणु के द्रव्यमान अनुपात को हम क्रिस्टलित करते हैं। कैसे क्रिस्टलित करते हैं? जल में घोल करके। पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम Al2SO4 थ्राइस, इनको दोनों को हम जल में क्रिस्टलित करते हैं। तो हम देखते हैं कि K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O, ये जो फार्मूला होता है एलम पोटास फिटकरी कहा जाता है इसको। ठीक, तो द्विक लवण अगर कभी एग्जाम में आता है कि द्विक लवण की परिभाषा क्या है, तो आप यही लिखिए कि एक ही प्रकार के दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन को एक विशेष अनुपात में मिलाकर क्रिस्टलित करने पर नए प्रकार का जो लवण प्राप्त होता है, ये द्विक लवण कहलाता है। ये देखिए, एक ही प्रकार के दो सामान्य लवण हैं, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस। हमने इसको क्या किया है? जल में घोलकर क्रिस्टलित किया है। जल में घोलकर जब क्रिस्टलित किया तो जो एक नया पदार्थ हमें लवण प्राप्त हुआ, ये हमारा द्विक लवण कहलाया।
नेक्स्ट आ जाइए, मिश्रित लवण क्या है? मिश्रित लवण जिन लवणों में एक से अधिक प्रकार के क्या हो, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन, या तो एक से अधिक ऋणायन हो या तो एक से अधिक धनायन हो, मिश्रित लवण कहलाता है। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, माइक्रोकॉस्मिक आपका सोडियम पोटेशियम सल्फेट है, उसके अलावा जो है आपका NaKSO4, ये आपका हो गया माइक्रोकॉस्मिक लवण है, NaNH4HPO3 माइक्रोकॉस्मिक लवण। ब्लीचिंग पाउडर भी लिख सकते हो आप, ब्लीचिंग पाउडर भी इसका एग्जाम्पल है। एक से अधिक पॉजिटिव चार्ज देखिए ना, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन व धनायन होते हैं। देखिए एक से अधिक प्रकार के इसमें धनायन भी है, ऋणायन भी है, तो मिश्रित लवण है। नेक्स्ट लास्ट है आपका संकर लवण। क्या होता है? मतलब संकर लवण, तो यह लवण जो होता है कई लवणों के संयोग से बनता है। संकर लवण की परिभाषा है कि ये ऐसा लवण है जो कई लवणों के या कई साल्टों के संयोग से बनता है। यह लवण जलीय विलयन में एक धन आयन, अभी क्या था मिश्रित लवण में क्या था, एक से अधिक धन आयन या एक से अधिक ऋणायन, लेकिन संकर लवण में एक धन आयन एक ऋणायन देता है। ये नहीं कि एक से अधिक धन आयन एक से कम ऋणायन दे, एक धन आयन और एक ऋणायन देता है। हाँ, लेकिन शर्त भी है कि जिनमें से एक साधारण आयन होगा और दूसरा संकर आयन होगा। संकर लवण की यही एक पहचान होती है कि एक आपका साधारण आयन होगा और दूसरा आपका संकर आयन होगा। चलिए एग्जांपल ले लीजिए, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को आप देखिए 4K+, ये पोटेशियम आयन में और ये फेरोसाइनाइड आयन के रूप में टूट गया। तो ये जो 4K+ है ये आपका साधारण आयन है, साधारण आयन, और ये फेरोसाइनाइड है FeCN6 ये आपका है संकर आयन। तो ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अम्ल, क्षारक और लवण। हमने अम्ल के बारे में भी पढ़ा, हाइड्रॉक्सों से धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद आर्हेनियस की परिभाषा भी पढ़ा, क्षारक भी हमने पढ़ा। अम्ल और क्षारक खत्म होने के बाद हम लवण पढ़े, इसमें लवण के टाइप्स भी पढ़े कि लवण कई प्रकार के होते हैं। सामान्य लवण आपका है, अम्लीय लवण है, और उसका आपके बाद क्षारकीय लवण है, द्विक लवण है, मिश्रित लवण है, संकर लवण है। तो ये पूरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण खत्म होता है। ओके गाइस।